चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसके पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो पोलराइजेशन के अंदर हमने देखा था कि जो इक्वेशन मिली थी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, वो क्या थी, ई वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स आई कैप प्लस, आई कैप नहीं था यहाँ पे, एक्स कैप था, प्लस ई नॉट वाई एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई टू माइनस फाई वन वाई कैप कोष्टक बंद एक्सपोनेंशियल बाहर की तरफ यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन। मैंने क्या कहा था इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को लिखने के बाद मैंने ये कहा था आप लोगों को कि अगर हम किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर तीनों में से जो तरंग संचरण नियतांक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, उन तीनों में से किसी एक को भी अगर हम एक दिशा के अंदर कन्फाइन कर देते हैं, एक दिशा में उनको प्रतिबंधित कर देते हैं, तो उस आधार के ऊपर हम बाकी वाले अपने आप ही क्या हो जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने इस इक्वेशन के आधार के ऊपर जब हमने समतल तरंग या फिर रेखिक समतल ध्रुवण के लिए पढ़ा था, तो मैंने उसमें बताया था कि जो ये इक्वेशन के अंदर हम फेज का एक टर्म आ रहा है फाई टू माइनस फाई वन वाला, अगर यहाँ पे फाई टू किसके बराबर हो जाए, फाई वन के बराबर हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और साथ ही साथ में या फिर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दो घटक थे ई एक्स तथा ई वाई, दोनों अगर क्या हो जाए समान कला में, समान कला में बोलो, समान कला से मतलब ये है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, मतलब दोनों के बीच में या तो अंतर पाई के रूप में या 2 पाई के रूप में या फिर 3 पाई के रूप में, इस प्रकार से हो अंतर। तो उस कंडीशन में इस तरीके की जो तरंग होती है वो कैसी तरंग किस तरीके से ध्रुवित होगी, वो रेखिक समतल लीनियरली प्लान पोलराइज्ड वेव होगी। कैसे देखिए यहाँ पे फाई टू माइनस फाई वन का मान जो है वो किसके प्लस माइनस एम पाई के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एम का मान क्या होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से हो, तो उस कंडीशन में ये जो तरंग होगी वो किस तरीके की होगी, रेखिक समतल ध्रुवित तरंग होगी। अब देखिए यहाँ पे फाई टू माइनस फाई वन का मान क्या है, प्लस माइनस एम पाई। अगर मान लो कि एम का मान हम 0 रख दे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये फाई टू माइनस फाई वन किसके बराबर हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मान रखेंगे तो ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई वाई कैप एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाई वन। ठीक है, ये इक्वेशन निकली थी। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर आपके दो टर्म्स आ रही है, आगे वाली ये टर्म्स दो, ये किसको प्रदर्शित करती है, ये दोनों ही टर्म्स जो है आप लोगों के जो आपने डायग्राम बनाया था इस तरीके से, ये दो घटक थे उसके, एक तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और आप देखोगे तो यहाँ पे ये कैसा चतुर्भुज बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और समांतर चतुर्भुज में आपको मालूम हो तो परिणाम जो होता है ई नॉट वेक्टर वो किसके बराबर होगा, परिणाम आपके ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई वाई कैप के बराबर होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी इक्वेशन को आप किस रूप में लिखते थे, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस के ओमेगा टी के रूप में लिखते थे। तो इस फॉर्मेट में अगर देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में चेंजिंग कुछ भी नहीं है, बस चेंज ये है कि जो यहाँ पे ई नॉट वेक्टर है उसको किस फॉर्मेट में लिखा गया है, एक्स घटक और वाई घटक के रूप में। जब इस एक्स घटक और वाई घटक के रूप में लिखे हुए टर्म को अगर हम कंप्लीटली या फिर इनके परिणामी के रूप में लिखना चाहेंगे तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, ई नॉट वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई वाई कैप। ये तो कौन से नियम से आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से। और इसका अगर हम रिजल्टेंट लिखना चाहे तो ई नॉट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट का मान रूट ई नॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई नॉट वाई का होल। ठीक है, मतलब
इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो किस तरीके से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की, मतलब जो इसका सम कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है उसका उसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं ई नॉट बराबर ई नॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई नॉट वाई का होल स्क्वायर। इसके ऊपर इस बार जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके की, इसके ऊपर इस बार आपके एग्जाम में अभी जो फाइनल ईयर का वाला का पेपर हुआ था उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था ई वेक्टर बराबर 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस के ओमेगा टी के जेड माइनस के ओमेगा टी। और उसमें पूछा था कि बताइए कि ये जो दी गई समीकरण है विद्युत चुंबकीय तरंग की वो किस तरीके से ध्रुवित है उसके बारे में पूछा था। अब देखो आप इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करोगे तो ई नॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ई नॉट वाई का मान क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो आप लोगों को यहाँ से रिजल्टेंट के रूप में ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। और बाकी आप यहाँ पे इक्वेशन का कंपैरिजन करोगे तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में चेंजिंग कुछ भी नहीं है, ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई वाला चेंजिंग है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये तरंग यहाँ से इस इक्वेशन से सीधा ही पता चलता है कि दी गई इक्वेशन किस रूप में है, लीनियरली प्लेन पोलराइज इक्वेशन के रूप में। मतलब इस तरंग के लिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कैसी पोलराइज होगी, किस तरीके से ध्रुवित होगी, समतल तरंग ध्रुवित इक्वेशन होगी उसकी। अब देखिए यहाँ से ई नॉट का मान पता चल गया, ई वेक्टर की इक्वेशन भी प्राप्त होगी समतल तरंग ध्रुवित की। अब मैं ये पता करना है कि जो ये ई वेक्टर इक्वेशन है वो एक्स एक्स के साथ में किस एंगल के ऊपर, मतलब किस दिशा के अंदर ध्रुवित है। तो किस दिशा में ध्रुवित है तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि जो थीटा होता है वो tan इनवर्स ई नॉट वाई अपन ई नॉट एक्स के रूप में दिया जाएगा। ये आप लोग पढ़ते थे, आप लोग किसके अंदर पढ़ते थे, ये आप जब वेक्टर के यूनिट पढ़ते थे आप 11th के अंदर, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो आप घटकों के रूप में जब किसी भी द्विविमीय निर्देशांक तंत्र में पढ़ते हो सदिश को, तो उस कंडीशन में बी वेक्टर अपन ए वेक्टर के रूप में आप क्या निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे रिजल्टेंट की। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो रिजल्टेंट ई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन थीटा बराबर क्या हो जाएगी tan इनवर्स ई नॉट वाई अपन ई नॉट एक्स के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट, मतलब किस दिशा में होगा आपका ये जो परिणामी सदिश है वो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स ई नॉट वाई अपन ई नॉट एक्स के रूप में होगा। ठीक है, और यहाँ से जो ये इक्वेशन है ये किसको प्रदर्शित करती है, ये प्रदर्शित कर रही है कि जो ई वेक्टर है वो क्या होगा, वो एक निश्चित दिशा में क्या करता है, वो एक निश्चित दिशा में कंपन या फिर ये कह सकते हो वाइब्रेशन करता है। अतः इसे रैखिक ध्रुवित तरंग कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके क्या होंगे, ऊपर नीचे की तरफ वाइब्रेशन होंगे, या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाए या फिर वाई अक्ष के अंदर हो जाए या फिर जेड अक्ष में हो, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन शो कर रहा है तो उस कंडीशन में वो समीकरण जो होगी वो किस तरीके की होगी, रैखिक समतल ध्रुवित समीकरण होगी। ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हमें क्या पता करना है कि अगर हम तरंग को देखें कि वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित किस प्रकार से, तो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित ध्रुवण के लिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस इक्वेशन जो ये दी गई इक्वेशन हमने ज्ञात की है ई वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई वाई कैप वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन से अगर हमें इसकी इक्वेशन की सहायता से अगर हमें दीर्घवृत्त के समान इक्वेशन प्राप्त होती है तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये किस तरीके से समतल ध्रुवित होगी, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित होगी। अब देखिए वो कैसे प्राप्त होगी वो भी देख लीजिए यहाँ पर, या फिर उसमें जो फेज होगा वो क्या होगा वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मेनली आपको बस इन इक्वेशन के अंदर जो आप 3 प्रकार के ध्रुवण पढ़ोगे उन 3 प्रकार के ध्रुवण के अंदर एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई। यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो ई नॉट एक्स इक्वल्स टू ई नॉट वाई भी हो सकता है, किसमें समतल तरंग ध्रुवित के अंदर ई नॉट एक्स ई नॉट वाई के बराबर नहीं भी हो सकता है। दो कंडीशन हो सकती है, मतलब आप जो दो घटक ले रहे हो
यहाँ से ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई, मतलब एक एक्स डायरेक्शन के अंदर अनुदिश और एक वाई, सॉरी ई एक्स और ई नॉट ई वाई है। एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश और एक किस अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश। इन दोनों ही घटकों के मान बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। बराबर समतल तरंग ध्रुवित के अंदर इनका मान बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है, परंतु जो समतल तरंग ध्रुवित पड़ते हो उसमें मेनली इफेक्ट किसका पड़ेगा, इस φ2 माइनस φ1 का। इसका मान हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस रूप में होता है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना, मतलब सीधी सी चीज देखो, ई नॉट एक्स ई नॉट वाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। दो कंडीशन होगी समतल तरंग ध्रुवित में, मतलब एक्स घटक और वाई घटक आपस में बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते, ठीक है। और साथ में ही अगर दोनों ही तरंगों के बीच का जो फेज एंगल है, कलांतर है, वो किसके रूप में हो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई के रूप में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ध्यान रखना हमेशा जो दिया गया समीकरण हो गया, जो दी गई तरंग इक्वेशन होगी, वो किस रूप में ध्रुवित होगी, वो समतल तरंग ध्रुवित होगी। ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, समतल तरंग ध्रुवण के लिए। ई नॉट एक्स ई नॉट वाई के बराबर हो सकता है, ई नॉट एक्स ई नॉट वाई के नहीं बराबर हो सकता है। ये कंडीशन आपको इसके अंदर ध्यान रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम ये पता करेंगे कि कोई भी दी गई समीकरण जो विद्युत चुंबकीय तरंग की है, वो किस कंडीशन में हो, दीर्घवृत्तीय ध्रुवण की कंडीशन में कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए अब दूसरा जो आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग। अब देखिए दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग के अंदर क्या कंडीशन होगी, यदि क्या हो जाए, आपके जो दो घटक है ई एक्स व ई वाई, ई एक्स व ई वाई के बीच का कलांतर क्या हो जाए, के बीच का कलांतर या फेज डिफरेंस जो है वो किसके बराबर हो, प्लस माइनस एन पाई बाई 2, या फिर ये कह सकते हो φ2 माइनस φ1 का मान क्या हो जाए, प्लस माइनस एन पाई बाई 2। यहाँ पर एन का मान क्या हो जाए, यहाँ एन का मान 1, 3, 5, 7 इस रूप में हो। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन एक और इसके अंदर ये है कि यहाँ पे ई नॉट एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ई नॉट वाई। जब ई नॉट एक्स ई नॉट वाई के बराबर ना हो, मतलब आपने जो ई एक्स की वैल्यू पढ़ी थी वो क्या थी, ई एक्स बराबर ई नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा φ1। एक टर्म आपकी रियल वैल्यू को प्रदर्शित करती थी और दूसरी उसके फेज को, वो किस एंगल के ऊपर है उसको प्रदर्शित करती थी। तो इन दोनों से मिलके ये टर्म्स बनती थी, ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्सपोनेंशियल आयोटा φ2 माइनस φ1 वाली टर्म बनती थी। अब देखिए यहाँ से जो आपने ये चीज पढ़ी, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई हो और उसके अंदर पूछे वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित है या नहीं है, तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो एक्स एक्स के अनुदिश तथा वाई एक्स के अनुदिश जो घटक है, उनके एम्पलीट्यूड का मान कभी भी इक्वल नहीं होता, मतलब आयाम का मान कभी भी एक्स एक्स के अनुदिश तथा वाई एक्स के अनुदिश घटकों के आयामों का मान कभी भी तरंग के अंदर इक्वल नहीं होता। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों ही घटकों के बीच में जो कलांतर होगा उसका मान किस रूप में होना चाहिए, प्लस माइनस एन पाई बाई 2। मतलब प्लस माइनस एन पाई बाई 2 से मतलब है आप यहाँ पे ये जो कलांतर का मान है वो किस रूप में, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 के रूप में लेते हो। तो इस रूप में अगर कलांतर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में वो इक्वेशन किस रूप में हो सकती है, वो इक्वेशन दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग के रूप में हो सकती है। इन दो चीजों से सबसे ज्यादा पता चल जाएगा, मतलब आपको दी गई इक्वेशन होगी ना, उन दी गई इक्वेशन में अगर ये दो चीजें आ जाती है तो उस कंडीशन में आप समझ लेना, दूसरा कुछ भी नहीं करना, सीधा ये लिख देना कि वो तरंग किस तरीके से ध्रुवित है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना। अब देखिए इसमें यहाँ से ये कंडीशन तो है आप लोगों को इतना पता करना है, नॉर्मली पता करने की, लेकिन अगर उस कंडीशन में भी अगर आप लोगों के ये निकालना हो कि सर डायरेक्टली मतलब ये तो पता चल गया, लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करके पता करना चाहो तो उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे φ2 माइनस φ1 का मान क्या है, प्लस माइनस एन बाई 2,
तो यहां से हम एक्सपोनेंशियल कोष्टक में प्लस माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन पाई बाय टू लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल जो होता है वो किस रूप में लिखा जाता है, कॉस प्लस आयोटा साइन के रूप में लिखा जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, कोष्टक में क्या आ जाएगा, एन पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय। अब देखिए कॉस की वैल्यू पाई बाय टू के ऊपर या थ्री पाई बाय टू लो, मतलब कोई भी वैल्यू लो, तो उस कंडीशन में कॉस का मान क्या होता है, जीरो होता है। बचा क्या, ये तो जीरो हो गया, और इसका मान हमेशा क्या आता है, एक के बराबर आता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, प्लस और माइनस आयोटा के रूप में। ठीक है, क्योंकि एन पाई बाय टू के अंदर आप देखोगे तो एन की वैल्यू एक रखोगे तो क्या आ जाएगा उसके अंदर पाई बाय टू, एन की वैल्यू दूसरी बार आप थ्री पाई बाय टू रखोगे तो माइनस के वन आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा के बराबर किसका मान हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस एन पाई बाय टू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस मान को, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें रखने पर पुनः इक्वेशन नंबर 1 से, पुनः इक्वेशन नंबर 1 में आप देखोगे तो यहां से ई वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर आपके क्या आ जाएगा, ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस आयोटा ई नॉट वाई वाई कैप। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों ही साइन आएंगे, एक्सपोनेंशियल कोष्टक में आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो इसमें दो प्रकार के भाग आ रहे हैं, एक तो इसके अंदर रियल टर्म्स भी आ रही है और एक इसमें कौन सी टर्म्स भी आ रही है, इमेजिनरी टर्म्स भी आ रही है। अब आप देखोगे जब आप कॉस को खोलो, इस एक्सपोनेंशियल को खोलोगे तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट एक्स एक्स कैप प्लस माइनस आयोटा ई नॉट वाई वाई कैप। एक्सपोनेंशियल को खोलोगे तो कॉस के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस आयोटा साइन कोष्टक में के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाइव वन। अब देखो, अब इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपको ये पता करना है कि दी गई इक्वेशन से हमें समीकरण दीर्घवृत्तीय रूप में प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए के ओनली फॉर कौन से भाग लेने पर, इक्वेशन नंबर ए के एक्स तथा वाई के वास्तविक भाग को लेने पर। तो यहां से जब x तथा y के वास्तविक भाग को लेंगे तो आप देखिए इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, x तथा y की ई एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट एक्स कॉस कोष्टक में क्या आ जाएगा, के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाइव वन। ई वाई बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट वाई साइन के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाइव। अब कुछ चीज यहाँ पे ये पता नहीं चल रही होगी, सीधे आपने सर ई एक्स और ई वाई क्यों लिखा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो ई नॉट एक्स तथा ई नॉट वाई है वो कहाँ से आया है, ई एक्स के फैक्टर के साथ में, ई एक्स के कारण आया है। मतलब ये जो ई नॉट एक्स है उसका एक्सपोनेंशियल के साथ में जो ये फाइव वाली टर्म या इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो टर्म किसको प्रदर्शित करेगी, एक्स घटक को प्रदर्शित करेगी। उसी प्रकार से ई नॉट वाई का इस के टर्म्स, इसके अंदर वाली टर्म्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन करके हम अलग करेंगे तो वो टर्म किसको प्रदर्शित करेगी, y वाले टर्म को। मतलब यहाँ से जो ये ई वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, ई एक्स प्लस ई वाई वेक्टर के बराबर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर इन दोनों को उसके अंदर रख देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें रिजल्टेंट के रूप में किसकी वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी, ई वेक्टर की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर बी और ये इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर बी है, उसके अंदर उसको आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ई एक्स अपन ई नॉट एक्स बराबर क्या लिख सकते हो,
cos के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाई 1। और इक्वेशन नंबर सी को क्या लिख सकते हो, ई ऑफ वाई और ई नॉट वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन के जेड माइनस के ओमेगा टी प्लस फाई 1। ठीक है, वास्तविक भाग लेने के बाद में ई एक्स बराबर ई नॉट एक्स कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी फाई 1 और ई वाई किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट वाई साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1 के रूप में आया। इन दोनों इक्वेशन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का हम क्या कर ले, दोनों इक्वेशन का जो ये इक्वेशन नंबर आपके सी के बाद डी और ये इक्वेशन नंबर आपके कौन सी होगी, ई, इक्वेशन नंबर डी का होल स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर ई के होल स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या आएगा, ई एक्स का स्क्वायर अपॉन ई नॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर अपॉन ई नॉट वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1। साइन प्लस कॉस का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ से जो आपको समीकरण मिलेगी वो क्या होगी, ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई नॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ई नॉट वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, जो कि किसकी समीकरण है, एक दीर्घवृत्त के समीकरण के समान है। अतः दी गई समीकरण क्या होगी, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग समीकरण है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किसके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के समान प्राप्त हो रही है, जो कि एक किसकी, इलिप्स की इक्वेशन है। और इलिप्स की इक्वेशन है के रूप में अगर हमें विद्युत चुम्बकीय तरंग की समीकरण से समीकरण प्राप्त हो रही है तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये समीकरण या फिर जो दी गई आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग की समीकरण होगी वो किस रूप में होगी, वह हमेशा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित रूप में होगी। ठीक है, किस तरीके से, चित्र के रूप में आप देख लीजिए, इसमें इस तरीके यहाँ पे ई वेक्टर आते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली, मतलब आप लोगों को सब इक्वेशन से पता चलेगा और एक जो मैंने कंडीशन बताई वो कंडीशन आपको याद रहती है तो उस कंडीशन में आप सीधा ही बता सकते हो कि समीकरण से कि वो समीकरण किस तरीके से ध्रुवित है। और अगर सॉल्व करके करना चाहो तो आपको इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सी इक्वेशन प्राप्त होनी चाहिए, इस तरीके की वहां से इक्वेशन प्राप्त होनी चाहिए जहाँ पे ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ई नॉट वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो समीकरण किस तरीके की होगी, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित समीकरण होगी। अब तीसरी, इसको नंबर लगा दीजिए आप, समीकरण नंबर 3 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो अपना बच्चा है इसके अंदर वो क्या है, वृत्तीय ध्रुवित तरंग। अब यहाँ पे वृत्तीय ध्रुवित और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित में अंतर सिर्फ इतना सा है कि जहां दीर्घवृत्तीय ध्रुवित के अंदर एक्स एक्स घटक, एक्स एक्स के घटक तथा वाई एक्स के घटक का कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड या फिर आप एम्पलीट्यूड जो रियल भाग होता था वो किसके एक दूसरे के बराबर नहीं होता था, परंतु यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स घटक तथा वाई घटक जो होते हैं एम्पलीट्यूड के या आयाम के वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। साथ में ई एक्स तथा ई वाई के बीच में जो कलांतर होता है, बीच कलांतर जो होगा वो क्या हो, फाई 2 माइनस फाई 1 का मान प्लस माइनस एन पाई बाई 2 के बराबर हो। तो आप देखिए जब प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 का मान प्लस माइनस एन पाई बाई 2 के बराबर है
और ई नॉट एक्स बराबर किसके, ई नॉट वाई के बराबर है। और अगर मान लो कि ये किसी इस ई नॉट वैल्यू के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर और यहाँ पे इन दोनों में चेंजिंग सिर्फ किसका है, ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई का। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ई नॉट एक्स ई नॉट वाई के बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई को बराबर रख दे तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करो तो चेंजिंग सिर्फ इतना सा है कि एम्पलीट्यूड वहां पे बराबर नहीं हो रहा था दीर्घवृत्त के अंदर, परंतु वर्ग के अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एक दूसरे के बराबर आ रहा है। और कलांतर दोनों में समान है, फाई 2 माइनस फाई 1 का मान वहां पे भी प्लस माइनस एन पाई बाई 2 था, यहाँ पे भी प्लस माइनस एन पाई बाई 2 के रूप में था। अगर हम बराबर नहीं मान के सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक इक्वेशन प्राप्त होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या कर दे, ई नॉट एक्स बराबर ई नॉट वाई बराबर ई नॉट रख दे तो रखने पर यहाँ से वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई नॉट का स्क्वायर, ई वाई का स्क्वायर अपॉन ई नॉट का स्क्वायर इसके बराबर आएगा एक के। यहाँ से ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट के स्क्वायर के बराबर, जो कि किसकी समीकरण है, वर्त की समीकरण है के समान है। अतः तरंग कैसी होगी, वर्तीय ध्रुवित तरंग होगी, वर्तीय ध्रुवित तरंग होगी। ठीक है ना, कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए और कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। तीनों के अंदर जो अलग अलग कंडीशन है वो याद रह जाती है तो उस कंडीशन में इक्वेशन को सॉल्व करना या फिर वहां से पता करना इतना आसान हो जाता है कि कौन सी वो ध्रुवित है, वो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सॉल्व करोगे, प्रोसेस याद नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कंडीशन याद रहती है तो उसको डायरेक्टली बता पाना और भी सरल हो जाता है, क्योंकि हमेशा एक नंबर के रूप में ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा वो बड़ा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। एक नंबर के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए दी गई समीकरण किस तरीके से ध्रुवित है। तो उस कंडीशन में आपको ये जो मैंने 3 कंडीशन बताई थी वो याद रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। मैं तीनों कंडीशन जो है उसकी मैं तीनों कंडीशन जो है उसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, याद आप लोगों को रखनी है और कुछ नहीं। अब देखिए, सबसे पहले आप समतल तरंग पढ़ते थे, ठीक है, उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, दीर्घवृत्तीय, और सबसे लास्ट में जो आप पढ़ोगे वो कौन सी होगी, वृत्तीय। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो ई नॉट एक्स है वो ई नॉट वाई के बराबर हो भी सकता है और ई नॉट एक्स है वो ई नॉट वाई के बराबर नहीं भी हो सकता, लेकिन दोनों ही कंडीशन में फाई 2 माइनस फाई 1 का मान किसके बराबर होगा, प्लस माइनस एम फाई के रूप में, जहाँ पे एम का मान क्या होगा 0 1 2 3 के रूप में हो। तो उस कंडीशन में जो समतल जो तरंग होगी वो किस तरीके से की होगी, समतल तरंग ध्रुवित समीकरण होगी, या फिर वो जो वेव होगी वो किस रूप में ध्रुवित होगी, पोलराइज होगी, वो एक समतल तरंग के रूप में पोलराइज होगी। दूसरी कंडीशन आप लोगों के दीर्घवृत्तीय के लिए, तो दीर्घवृत्तीय में आपको ये ध्यान रखना है ई नॉट एक्स कभी भी किसके बराबर नहीं होती, ई नॉट वाई के बराबर नहीं होती। और यहाँ पे जो फाई 2 माइनस फाई 1 का मान जो है वो क्या होगा, प्लस माइनस एन पाई बाई 2 के बराबर हो, जहाँ पे एन का मान क्या है 1 3 5 के रूप में हो। तो उस कंडीशन में जो समीकरण दी गई समीकरण होगी किस रूप में होगी, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित रूप में होगी। और यहाँ पे सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई नॉट वाई का ई नॉट एक्स का होल स्क्वायर, ई वाई का होल स्क्वायर अपॉन ई नॉट वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 आएगा। थर्ड और सबसे लास्ट वाला जो है वो आपके क्या है, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ई नॉट एक्स हमेशा किसके बराबर हो जाए, ई नॉट वाई के बराबर हो। तो उस कंडीशन में फाई 2 माइनस फाई 1 का मान क्या होना चाहिए, प्लस माइनस एन फाई बाई 2, और एन का मान यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1 3 5 7 के रूप में। और यहाँ से जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ई नॉट स्क्वायर। तो ये तीनों इसकी कंडीशन है अलग अलग, ये याद हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये पता करना आसान हो जाएगा कि वो तरंग किस रूप में ध्रुवित है।